डियर स्टूडेंट्स, पूर्व के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी अनुबंधों की समाप्ति की विधियां कौन कौन सी है या अनुबंध किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता था। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस और फुलफिल the promises of parties by the parties, discharge by the mutual agreement या कह सकते हैं पारस्परिक ठहराव द्वारा समाप्ति। इसके बाद नेक्स्ट था, थर्ड वन था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द लैप्स ऑफ टाइम या अवधि की समाप्ति होने पर अनुबंध की समाप्ति। एग्जामिनेशन के जो पर्सपेक्टिव से जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है आपका डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंधों की जो समाप्ति है या अनुबंध भंग या खंडन द्वारा अनुबंधों की समाप्ति किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार की होती है तथा पीड़ित पक्षकार को क्या क्या रेमेडीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रदान की गई है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध भंग या खंडन द्वारा समाप्ति किसे कहते हैं। ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स वेयर ए पार्टी डज नॉट comply with one or more the terms of contract or fails to perform its contractual obligation, or where there is a wrongful repudiation of contract under section 39, यानी जब अनुबंध का कोई पक्षकार अपने वचन को पूरा नहीं करता है या अनुबंध में दी गई एक या अधिक शर्तों को पूरा करने में फेलियर रहता है या असफल रहता है या अनुबंध का गलत रूप से परित्याग करता है तो उसे अनुबंध का खंडन या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। यानी इस प्रकार एक पक्षकार अनुबंध का खंडन कर देने से दूसरे पक्षकार स्वयं अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। यानी जब इस प्रकार एक पक्षकार द्वारा अपने वचन का निष्पादन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिसेस नहीं करने पर दूसरा पक्षकार अनुबंध को समाप्त कर देता है तो इसे अनुबंध भंग द्वारा या खंडन द्वारा अनुबंध की समाप्ति कहा जाता है। breach of contracts, two types here. Number one, actual breach of contract, यानी वास्तविक खंडन या भंग। सेकेंड वन, प्रत्याशित या रचनात्मक खंडन या भंग, जिसे हम एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। फर्स्ट वन, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट refers to the failure to perform contractual obligation when performance is due in a specific time period or date, यानी जब अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई निश्चित तिथि या टाइम या डेट निर्धारित है और अनुबंध का कोई पक्षकार अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्व का निष्पादन करने में फेलियर हो जाता है तो उसे अनुबंध ऐसा खंडन या ब्रीच वास्तविक खंडन या एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर टू पार्ट्स, दैट इज ब्रीच एट द एंटिसिपेटेड टाइम, यानी अपेक्षित समय पर खंडन करना। एक्सपेक्टेड टाइम या एंटीसिपेटेड टाइम, अपेक्षित समय पर खंडन से आशय जब अनुबंध के निष्पादन के अपेक्षित समय पर दूसरा पक्षकार अपना दायित्व पूरा करने से
इनकार कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जे एंड कंपनी 15 दिसंबर को राम एंड कंपनी को 500 गेहूं की बोरी डिलीवरी करने का कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन 10 दिसंबर को जे एंड कंपनी 500 बोरी गेहूं की सुपुर्दगी राम एंड कंपनी को नहीं करती है, तो यह वास्तविक अनुबंध कहलाता है। सेकेंड वन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस। जब वास्तविक अनुबंध का खंडन या ब्रीच ऐसी स्थिति में होता है जब अनुबंध के निष्पादन की अवधि में एक पक्षकार अपने दायित्वों को पूरा करने में फेलियर हो जाता है या इनकार कर देता है, चाहे वो एक्सप्रेसली मना कर दे, स्पष्ट रूप से मना कर दे, यानी स्पष्ट इनकार कर सकता है यदि अनुबंध के निष्पादन की अवधि के ड्यूरेशन में, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अनुबंध के निष्पादन का या पूरा करने से इनकार कर देता है, तो दूसरे पक्षकार अपने वचन के निष्पादन के दायित्व से मुक्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जयपुर की कमल एंड कंपनी को भवन निर्माण का कार्य करती है, उसने शंकर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी से ब्यावर से 20,000 टन सीमेंट जयपुर लाने का अनुबंध किया, लेकिन 12,000 टन सीमेंट लाने के बाद ट्रांसपोर्ट कंपनी ने सीमेंट लाने से मना कर दिया। तो दैट इज द टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सप्रेस रिफ्यूजल। इसके अलावा अनुबंध के निष्पादन के समय कोई पक्षकार अपने आचरण या बिहेवियर या कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे अनुबंध का पूर्ण निष्पादन करना असंभव हो जाता है, तो उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द रिफ्यूजल माना जाएगा, इम्प्लाइड रिफ्यूजल कहा जाएगा। इसके बाद सेकंड वन है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम प्रत्याशित या रचनात्मक अनुबंध भंग भी कह सकते हैं। यानी इसके अंतर्गत अनुबंध के अंतर्गत जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से है, अनुबंध के निष्पादन से पहले कोई भी पक्षकार शब्दों अथवा व्यवहार यानी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रूप से अनुबंध को निष्पादित या पूरा नहीं करने का अपना स्पष्ट इंटेंशन प्रकट करता है या अपने आप को असमर्थ बना लेता है, तो दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, 10 जनवरी को राम श्याम को अपनी मारुति कार 1,60,000 रुपये में बेचने का वचन देता है, लेकिन 10 जनवरी से पहले राम कार को बेचने से मना कर देता है, क्योंकि उसने 5 जनवरी को ही राम ने अपनी कार सरिता को बेच दी। तो यहाँ राम और श्याम के बीच अनुबंध का प्रत्याशित खंडन हुआ है। एंटीसिपेटरी जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम कह सकते हैं, यानी कि जो ड्यू डेट है आपकी कॉन्ट्रैक्ट की, उस ड्यू डेट से पहले ही यदि कोई पक्षकार कुछ इस तरीके से अपने व्यवहार या अपने आचरण के द्वारा प्रकट कर देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने में अब वो समर्थ नहीं है या फेलियर है, तो वो आपका एंटीसिपेटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब लेट अस डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ और रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने में इसमें अनुबंध का जो इस अनुबंध की जो पक्षकार जिसको डैमेज हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, यानी पीड़ित पक्षकार एग्रीव जो पार्टी है वो हु हैज़ ऑल राइट एज वेल एज डैमेजेस, रेम्यूनरेशन, कंपनसेशन एंड right of quantum merit, right to obtain proclamation, right to obtain injunction. So there are so many rights are in favor of aggrieved person. Let us discuss. Number 1, rescission of contract, यानी वो अनुबंध को यानी कि मना कर सकता है, अनुबंध को रिसेशन उसका अनुबंध को पूरा करने के लिए मना कर सकता है।
इसके अलावा नेक्स्ट है शूट फॉर डैमेजेस, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 73 में यदि एग्रीव पार्टी चाहे जिसको अनुबंध के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक पक्षकार के द्वारा यदि पीड़ित पक्षकार को हानि हुई है तो वो उस हानि के लिए अपने न्यायालय में शू प्रस्तुत कर सकता है या डैमेज के लिए अपना क्लेम डैमेज के लिए अपना जो शू है दावा किसी भी न्यायालय में कर सकता है. सच डैमेज will not be payable if the loss is abnormal in nature, that is not an ordinary course of business. There are two types of damages according to the act. यानी एक्ट में दो तरीके के डैमेजेस की बात की गई है यदि एग्रीड पर्सन को दो तरीके की हानि है उनकी क्षतिपूर्ति के लिए. यानी liquidated damage, sometimes the party to a contract will agree to amount payable in case of breach of, that is now liquidated. यानी क्षतिपूर्ति जो एक तरीके से लिक्विडेटेड है वो पक्षकारों द्वारा तय करके उसको पूरा किया जाता है. अनलिक्विडेटेड डैमेज, हेयर अमाउंट पेबल ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज असेस्ड बाय द कोर्ट और एनी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. यानी कि इस स्थिति में क्षतिपूर्ति का जो निर्धारण है वो किसी अथॉरिटी या कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया जाता है और जिसका भुगतान एग्रीव पार्टी को या पीड़ित पक्षकार को एक पक्षकार के द्वारा किया जाता है. शू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी यदि पीड़ित पक्षकार चाहे तो अनुबंध के खंडन की दशा में क्षतिपूर्ति को पर्याप्त उपचार नहीं समझा जाता है तो पीड़ित पक्षकार को विशेष सहायता अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्टता पाने का अधिकार है. यानी उसके वो चाहता है कि भाई अनुबंध की जो अनुबंध के खंडन के फलस्वरूप जो उसे क्षतिपूर्ति हुई है वो पर्याप्त नहीं है तो उसे कुछ एक विशेष निर्दिष्ट राइट्स मिलते हैं कोर्ट की तरफ से. इसके बाद नेक्स्ट वन है इंजंक्शन, राइट टू ऑब्टेन इंजंक्शन. विशेष परिस्थिति में पीड़ित पक्षकार को निषेधाज्ञा पाने का अधिकार भी प्राप्त होता है. अतः पीड़ित पक्षकार न्यायालय से रिक्वेस्ट करके विवाद का निर्णय होने तक दूसरे पक्षकार को ऐसा कार्य करने से रोकने की आज्ञा दे सकता है. भाई जब तक मामला सेटलमेंट नहीं हो जाए और जिस मामले को लेकर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके सब्जेक्ट मैटर पर पीड़ित पक्षकार न्यायालय से स्टे ला सकता है. नेक्स्ट वन है रिसेशन फ्रॉम परफॉर्मेंस, यानी निष्पादन से मुक्त. वो जो एग्रीवेड पर्सन है अनुबंध निष्पादन से अपना आप को मुक्त करा सकता है और कोर्ट में इस तरीके का आशय दे सकता है कि अब उसकी इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कोई भी लाइबिलिटीज अब बकाया नहीं है. इसके बाद राइट ऑफ क्वांटम मेरिट, यानी उचित पारिश्रमिक या प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार. यदि किसी पीड़ित पक्षकार ने अपनी ओर से अनुबंध का पूर्ण निष्पादन या कुछ भाग का निष्पादन कर दिया है तो वह दूसरे पक्षकार से उचित पारिश्रमिक या रेम्युनरेशन प्राप्त करने का अधिकार. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पार्टली यदि पीड़ित कुछ कार्य या कुछ शर्तें पीड़ित पक्षकार के द्वारा पूरा कर ली गई है तो उसके परिणाम स्वरूप वो कुछ क्षतिपूर्ति या कुछ पारिश्रमिक पाने का हकदार हो जाता है. सेकेंड वन एंड द लास्ट, राइट टू ऑब्टेन प्रोक्लेमेशन, यानी घोषणा पत्र प्राप्त करने का अधिकार. कोई पीड़ित पक्षकार चाहे कि वह बंद से बाध्य नहीं है तो इस बात की घोषणा के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है. ऐसा करने से पीड़ित पक्षकार को अपने दायित्व से मुक्ति मिल जाती है. तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें breach of contract and what are the remedies available for the aggrieved party. नेक्स्ट वीडियो में एक बार आपसे पुनः मिलेंगे और उसका जो सब्जेक्ट मैटर है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध भंग के उपचार क्या क्या हैं. तो टेक केयर, थैंक यू.